नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट पर बात करेंगे, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया, ये क्लियर किया गया कि यदि आपने शादी नहीं भी करी है तो भी आपकी शादी मानी जाएगी और बिना शादी के भी आपको अपनी पत्नी, जो शायद आपकी पत्नी है ही नहीं, उसको मेंटेनेंस देना होगा। जी हाँ दोस्तों, बिना शादी बिना पत्नी के भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ सकता है, या कहें कि आपके जो बेनिफिट्स हैं, सर्विस बेनिफिट्स हैं, वो एक ऐसी महिला को जा सकते हैं जो आपकी लीगली वेडिड वाइफ नहीं है। तो आइए जानते हैं क्या था पूरा केस, क्या थे केस के फैक्ट्स और ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस थे जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस तरह का लॉ पॉइंट रखा गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं या अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कॉल मी 4 ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं। दोस्तों, इस केस में पति की नौकरी सन 1960 में लगी थी और वो आर्मी में काम करता था। इसके बाद सन 1972 में उसकी शादी पार्वती नाम की लड़की से हुई थी, लेकिन शादी के 2-2.5 साल के बाद ही उसकी पत्नी पार्वती की मृत्यु हो गई। इसके बाद पति के द्वारा दूसरी मैरिज करी गई, यानी कि रीमैरिज करी गई एक अनुसुईया नाम की लड़की के साथ। दोस्तों, इस मैरिज से इन्हें कोई भी बच्चे नहीं थे और शायद यही कारण था कि पति जब नौकरी पे था तो नौकरी के दौरान उसका एक और महिला के साथ संबंध बन गया और वो संबंध इतना गहरा हो गया कि पति ने उसके साथ मैरिज कर ली, यानी कि पहली पत्नी के चलते, पहली शादी के चलते उसने दूसरी शादी कर ली और वो दूसरी महिला के साथ रहने लगा। दोस्तों, नौकरी से रिटायर होने के बाद पति अपनी सेकंड वाइफ के साथ रहना चाहता था, क्योंकि उससे उसे 2 बच्चे भी हुए थे। ऐसे में वो अपनी पहली पत्नी को डाइवोर्स देना चाहता था, जिस कारण से उन दोनों ने, यानी कि पति ने और उसकी पहली पत्नी ने म्यूचुअल डाइवोर्स ले लिया और म्यूचुअल डाइवोर्स के तहत पहली पत्नी को एक लमसम अमाउंट भी दिया गया, यानी कि एलिमनी भी दी गई। इसके बाद पति के द्वारा अपने डिपार्टमेंट को अप्रोच किया गया, वहां एक एप्लीकेशन फाइल की गई कि वो फैमिली पेंशन के नाम में से अपनी पहली पत्नी का नाम निकालना चाहता है और अपनी सेकंड वाइफ का नाम उसमें डालना चाहता है। और पति के एप्लीकेशन पर पहली पत्नी का नाम डिपार्टमेंट के द्वारा हटा दिया गया और दूसरी पत्नी का नाम डाल दिया गया। दोस्तों, इसके बाद जब पति की डेथ हो जाती है तो दूसरी पत्नी के द्वारा पति के पेंशन बेनिफिट्स लेने के लिए डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट भेजी जाती है, लेकिन डिपार्टमेंट के द्वारा सेकंड वाइफ की एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, डिपार्टमेंट के द्वारा जो एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई थी वो एक बड़े ही टेक्निकल और लीगली वैलिड पॉइंट पर की गई थी। डिपार्टमेंट का कहना था कि दूसरी पत्नी के द्वारा ये कहा गया है कि उन दोनों की मैरिज 1981 में हुई थी, जबकि पति के द्वारा अपनी पहली पत्नी को डाइवोर्स जो दिया गया था वो 1990 में दिया गया था। यानी कि पहली पत्नी के रहते हुए, पहली शादी के रहते हुए पति ने दूसरी मैरिज कर ली थी, जिस वजह से दूसरी मैरिज बिल्कुल ही इलीगल थी, नल थी, वॉइड थी। दोस्तों, इसके बाद सेकंड वाइफ के द्वारा पति की पेंशन बेनिफिट्स लेने के लिए सिविल सूट फाइल किया गया और इस बारी सिविल सूट सेकंड वाइफ के हक में डिसाइड किया गया, उसकी फेवर में डिसाइड किया गया। लेकिन इसके बाद डिपार्टमेंट के द्वारा इसकी अपील फाइल की गई और डिपार्टमेंट की अपील को एक्सेप्ट कर लिया गया और ये कहा गया कि दूसरी पत्नी, क्योंकि उसकी मैरिज वैलिड ही नहीं है, इसलिए वो पेंशन बेनिफिट्स के लिए हकदार नहीं है, उसके लिए एंटाइटल्ड ही नहीं है। दोस्तों, इसके बाद पत्नी के द्वारा हाई कोर्ट में अपील फाइल की गई, लेकिन पत्नी की अपील को भी रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद पत्नी ने हाई कोर्ट में ही दोबारा से रिव्यू पिटीशन डाली और इस बारी रिव्यू पिटीशन में हाई कोर्ट के द्वारा एक पॉइंट क्लियर कर दिया गया। हाई कोर्ट का कहना था कि पत्नी तो पेंशन बेनिफिट्स के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, लेकिन जो बच्चे हैं
वो एंटाइटल्ड हैं। यानी कि जो लीगल हेयर्स में अगर बात करें तो जो बच्चे हैं सेकंड वाइफ के वो एंटाइटल्ड हैं, लेकिन सेकंड वाइफ एंटाइटल्ड नहीं है क्योंकि मैरिज वैलिड नहीं है। इसके बाद सेकंड वाइफ के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भले ही पति ने पहली मैरिज के चलते दूसरी मैरिज कर ली है, जिस वजह से दूसरी मैरिज इल्लीगल है, नल है, वॉइड है, लेकिन फिर भी इस बात से बिल्कुल भी मना नहीं किया जा सकता कि पहली पत्नी से तलाक के बाद पति और दूसरी वाइफ काफी लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहे। यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये देखना था कि 1990 के बाद जब पति ने पहली पत्नी को म्यूचुअल डाइवोर्स दिया, 1990 के बाद तो पति और सेकंड वाइफ दोनों एक साथ रह रहे थे और काफी लंबे अरसे तक रहे, जब तक कि पति का निधन नहीं हो गया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखा कि इस दूसरी मैरिज से उसे 2 बच्चे भी थे। दोस्तों, ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यदि एक व्यक्ति और एक महिला काफी लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहते हैं तो ऐसे में ये प्रिज्यूम किया जाना चाहिए कि वो पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, और ऐसे में जो भी बेनिफिट्स पत्नी को दिए जाने चाहिए वो उस सेकंड महिला को, सेकंड वाइफ को भी दिए जाने चाहिए। दोस्तों, इन सब के चलते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेकंड वाइफ की अपील को एक्सेप्ट किया गया और पति के पेंशन बेनिफिट्स सेकंड वाइफ को दिलाए गए। तो दोस्तों, भले ही आपकी मैरिज ना हुई हो या जिस महिला के साथ आप रह रहे हैं वो आपकी पत्नी ना हो, लीगली वेडिड वाइफ ना हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसी महिला को मेंटेन करना होगा जिसके साथ आप काफी लंबे समय तक रहे हैं और एज पति पत्नी रहे हैं। दोस्तों, अब जाते जाते एक सवाल आपसे भी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया है उसे आप किस नज़र से देखते हैं। यहाँ पे देखिए 3 चरित्र हैं, 3 पात्र हैं। एक है पति, एक है पहली पत्नी और एक है दूसरी पत्नी। पति के हिसाब से आप क्या सोचते हैं कि क्या दूसरी पत्नी को मेंटेनेंस या पेंशन बेनिफिट्स मिलने चाहिए? पहली पत्नी क्या सोचती है, आप अपने जरूर व्यूज शेयर कीजिएगा। और दूसरी पत्नी के हिसाब से, क्योंकि वो ऐसी महिला है जिसने केवल और केवल अपने रिलेशनशिप को देखा, उसने ये भी नहीं देखा कि मैरिज वैलिड है या नहीं है, उस रिलेशनशिप से बच्चे भी हुए, उसे किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, उस चीज को देखते हुए क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सही डिसीजन दिया गया है? आपके जो भी विचार हैं, आप जो भी सोचते हैं वो शेयर कर सकते हैं। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।